हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। जो दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी आगामी यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्जाम्स के लिए, जिसमें हम हिंदी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दोस्तों हाल फिलहाल में हुए हैं उसके आंसर्स मैं आपको बता रहा था और बता रहा था ये जो सभी प्रश्न हैं यह एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी यह प्रश्न दोस्तों रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा यह इसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। और आज के इस पेपर में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ट्रांसलेटर का दोस्तों एग्जाम पेपर हुआ था जो कि यूके पीएससी के द्वारा कराया गया था। उस एग्जाम पेपर में दोस्तों हिंदी के 25 प्रश्न पूछे गए थे। इन्हीं 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ है दोस्तों, तो उत्तराखंड की बात करूँ या हिंदी की बात करूँ तो सभी वीडियोज़ दोस्तों मेरे द्वारा अपने चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। तो हिंदी की वीडियोज़ को भी दोस्तों आप लोग जरूर देख लीजिएगा, खासकर जिनके आगामी एग्जाम्स हैं, जैसे अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व वाला एग्जाम पेपर है 100 नंबर की हिंदी है, जेई वाला एग्जाम है 100 नंबर की हिंदी है, उसके बाद में वीपीडी वाला एग्जाम है जिसमें दोस्तों आपकी 20 नंबर की हिंदी है। तो सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी प्रश्न दोस्तों अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और खासकर उसी स्टेट में जिस स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आगामी एग्जाम्स के लिए भी वह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से कर लेते हैं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है आपके जो आगामी एग्जाम्स है उसमें आपको हिंदी के बहुत सारे प्रश्न बैक टू बैक इनमें से देखने को मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और आज की इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने उत्तराखंड के ऊपर कई सारी पोस्टमार्टम क्लासेज बनाई हुई हैं, तो वो भी आप लोग कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के और हिंदी के टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना चाहते हैं, टॉपिक टू टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर हिंदी के, उत्तराखंड के आगामी जो आपका अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व वाला एग्जाम पेपर है उसके भी प्रैक्टिस सेट दोस्तों शुरू हो चुके हैं। साथ में जो अन्य आपके एग्जाम्स है वीपीडीओ, पुलिस, सभी एग्जाम के प्रैक्टिस सेट वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों का अधिशासी अधिकारी वाला एग्जाम पेपर है उनके लिए दोस्तों एक बैच शुरू हो रखा है अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व 10 प्रैक्टिस सेट का, जिसमें हिंदी की और जीएस के आपके 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आजकल आप कहाँ रहते हैं, वाक्य में सर्वनाम क्या है। सबसे पहले दोस्तों बात आती है कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम यानी कि सबका नाम, सर्वनाम यानी कि सबका नाम, यानी कि सर्वनाम ऐसे शब्द दोस्तों जिनका प्रयोग क्या होता है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, सर्वनाम दोस्तों क्या है, एक प्रकार का विकारी शब्द है और जिसमें दोस्तों वचन, कारक और लिंग के अनुसार क्या होता है, इनका परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको सर्वनाम कौन सा है पूछा गया इसमें से। तो वाक्य में दोस्तों क्या होगा, आप आपका सर्वनाम होगा। मैंने आपको बताया संज्ञा के स्थान पर जो भी प्रयोग किया जाता है वह दोस्तों क्या होता है, सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर दोस्तों या इसके अलावा या व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के स्थान पर जिसका हम प्रयोग करते हैं उसे दोस्तों सर्वनाम कहा जाता है। आपको यह याद रखना है। और सर्वनाम मुख्यतः दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें से आप जो है दोस्तों, आजकल आप कहाँ जा रहे हैं, आप मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, यानी कि व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो व्यक्ति के लिए क्या हो रहा है, आप शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों क्या, आप। ठीक है, और किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह किस प्रकार का सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, देखिए दोस्तों 2 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के दोस्तों मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधबोधक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, और उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम पेपर नहीं है दोस्तों जहाँ पर सर्वनाम से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में मूलतः कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में दोस्तों मूलतः कितने, 11 सर्वनाम है। कौन कौन से ये सर्वनाम है, मैं, तू, आप। ठीक है, कौन, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये दोस्तों हिंदी में मूलतः 11 सर्वनाम है। और हिंदी में दोस्तों सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। जिसमें जो आप है दोस्तों, मैं, तू, तुम, आप, यानी कि यहाँ पर जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कहता है तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसमें 3 प्रकार के लोग होता है, एक बोलने वाला वक्ता होता है, एक सुनने वाला श्रोता होता है, एक तीसरा आदमी होता है दोस्तों जिसके बारे में कहा गया है। अब जो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, यह भी दोस्तों 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। और जो ये आप है ना दोस्तों, यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, यह भी आपको याद रखना है। उत्तम पुरुष क्या होता है, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह होते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम, यानी कि जो अपने लिए प्रयोग होता है, यानी कि श्रोता जो अपने लिए प्रयोग कर रहा है, जैसे कि मैं,
हम सब, हम लोग, यह क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो दूसरे के लिए कहा जाता है, जैसे मेरे सामने वाले के लिए, जिसके बारे में बातें कही जाती हैं, उसके लिए जो सर्वनाम होता है, जैसे कि तू, तुम, आप लोग या आप सब, ठीक है। ऐसे दोस्तों एक अन्य पुरुष सर्वनाम भी होता है, ठीक है, जिसके बारे में बात की जाए और कुछ कहा जाए, ठीक है, और उसके नाम के बदले में जो सर्वनाम प्रयुक्त है उसे बोलते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि वे लोग, ये, यह, आप, ठीक है। जैसे कि आजकल आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम भी है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि दूसरे के लिए बात हो रही है, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी आप इसमें कह सकते हैं, क्योंकि उसके नाम के बदले दोस्तों आपका प्रयोग यहाँ पर किया गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? यह मुख्यतः क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? जिसके बारे में निश्चितता का बोध नहीं होता है, यानी कि कोई कुछ, ठीक है, कोई कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? कौन, किन्हें, किस, इस प्रकार के, ठीक है। ऐसे निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि आप, जैसे मैं यह काम स्वयं ही कर लूँगा, मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, ठीक है। स्वतः के लिए, निज, स्वयं, यह सभी आपके क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। बहुत बार दोस्तों आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, प्रश्न इस प्रकार से होगा, इसमें से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन सा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन सा दोस्तों आपका निश्चितवाचक सर्वनाम है। तो आपको यह प्रश्न याद रखना है अच्छी तरीके से, इसीलिए मैंने आपको डिटेल्स में भी यह प्रश्न बता दिया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? आप। आजकल आप कहाँ रहते हैं में सर्वनाम क्या होगा? आप हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, वाक्य में जिस पद से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? तो वाक्य में दोस्तों जिस पद से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे दोस्तों क्या? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्रिया यानी कि दोस्तों काम, ठीक है। क्रिया यानी कि क्या बोलते हैं आप इसको? काम कह सकते हैं। यानी कि वे शब्द जो किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी वस्तु या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं, वह दोस्तों हमारी क्या होती है? क्रिया होती है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों प्रश्न बनता है कि क्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया मुख्यतः दोस्तों 2 प्रकार की होती है, ठीक है। और क्रिया क्या है? क्रिया भी दोस्तों क्या है? विकारी शब्द है, ठीक है। विकारी शब्द यानी कि जिसमें लिंग, वचन के या कारक के आधार पर क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, वो होते हैं हमारे विकारी शब्द। जिनमें नहीं होता है वह होते हैं दोस्तों क्या? अविकारी शब्द, ठीक है। अब क्रिया की बात करें, क्रिया 2 प्रकार की मुख्यतः होती है। सकर्मक क्रिया जिसमें कार्य के होने का बोध होता है, और अकर्मक क्रिया जिसमें कार्य के होने का बोध नहीं होता है, ठीक है। ऐसी दोस्तों क्रिया में हमारी क्या होती है? एक धातु होती है, ठीक है। तो धातु भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है दोस्तों मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही फिर ये जो क्रियाएं होती हैं, यौगिक धातुएं वाली क्रियाएं, प्रेरणार्थक क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं, नाम धातु क्रियाएं, कई प्रकार की दोस्तों यह क्रिया होती है, ठीक है। और द्विकर्मक क्रिया भी होती है, और बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मुख्यतः दोस्तों 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक और प्रश्न एग्जाम में बनता है कि क्रिया में दोस्तों क्या होता है? दोस्तों एक धातु होता है, ठीक है। धातु क्या होता है? तो जो क्रिया का मूल रूप होता है ना, क्रिया का जो भी मूल रूप होता है वह क्या होता है दोस्तों? धातु होता है, ठीक है। मूल रूप में जब दोस्तों प्रत्यय लगता है तो हमारी क्रिया बनती है, ठीक है। याद रखना है आपको, जो क्रिया होगी दोस्तों वह धातु के साथ में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर बनती है, ठीक है। और अब जैसे क्रिया क्या है? पढ़ दोस्तों क्या है? जैसे पढ़ना है, पढ़ना क्या है? क्रिया है, ठीक है। इसमें पढ़ क्या हो जाएगा दोस्तों? यह धातु हो जाएगी, ठीक है। और ना क्या हो जाएगा दोस्तों? ना इसमें प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो धातु क्या होता है दोस्तों? धातु क्रिया का मूल शब्द होता है, आपको यह याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, यह जैसे तैसे काम पूरा कर लाया वाक्य में निम्नलिखित क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब यह जैसे तैसे काम पूरा कर लाया, ठीक है। अब दोस्तों इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं, ठीक है। देखिए विशेषण तो आपको पता ही होगा, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण होता है। ऐसे क्रिया विशेषण क्या होता है दोस्तों? वह शब्द जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण शब्द है। अब आपसे पूछा गया कि वह जैसे तैसे काम पूरा कर लाया, यानी कि काम क्या कर दिया उसने? पूरा कर लाया। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? परिणाम बोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे परिणाम बोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो क्रिया विशेषण है दोस्तों यह क्या होते हैं? यह अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात इनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जबकि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया दोस्तों, अगर प्रश्न पूछा जाए संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, ये क्या है दोस्तों? यह आपके विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द यानी कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, वह विकारी शब्द होते हैं। जबकि क्रिया विशेषण दोस्तों क्या है? क्रिया विशेषण आपका अविकारी शब्द है, जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वह दोस्तों क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। तो क्रिया विशेषण
मैंने आपको बता दिया जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण शब्द। ठीक है, एक दोस्तों ऐसे होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वह दोस्तों क्या होता है, वह प्रविशेषण होता है। ठीक है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाला दोस्तों क्या होता है, प्रविशेषण होता है। बाकी विकारी और अविकारी शब्द दोस्तों याद रखना है, जो लिंग वचन काल कारक के आधार पर इसमें विकार हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है वह विकारी है। जिनमें नहीं होता है दोस्तों वह क्या है, अविकारी शब्द हैं, जिन्हें अव्ययी भी कहा जाता है। और क्रिया विशेषण क्या है, एक अविकारी शब्द है, आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर क्रिया विशेषण की बात करें तो अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों। कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, और परिणामवाचक दोस्तों क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होगा, परिणाम का बोध हो रहा है, तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर दोस्तों है। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा व्यवहार में जो लिंग वचन आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। यही प्रश्न मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, अविकारी शब्दों को ही अव्ययी कहा जाता है। तो जिनमें लिंग वचन या काल और कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, वह हमारे क्या कहलाते हैं, वह हमारे अव्ययी कहलाते हैं। जैसे कि क्या होता है, क्रिया विशेषण दोस्तों क्या होता है, यह हमारा अव्यय होता है। इसमें लिंग वचन काल कारक के आधार पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही शब्द होते हैं वैसे ही दोस्तों मूल रूप में रहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, या यहाँ पे ये अव्यय हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों निपात, निपात भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको अव्यय के स्थान पे निपात का प्रयोग हुआ है। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, जब, तब, अभी, इधर, उधर, वहाँ, कब, क्यों, वहाँ, नीचे, ऊपर, नीचे, ये सब कुछ दोस्तों क्या है, आपके अव्यय हैं। ठीक है, अब अव्यय भी आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण अव्ययी, ठीक है, जो क्रिया विशेषण मैंने आपको बताया। दूसरा होता है संबंध बोधक अव्ययी, तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्ययी, चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्ययी, और पांचवा होता है दोस्तों क्या, निपात। ठीक है, और मुख्यतः अव्ययी या अविकारी शब्द आप यहाँ पे कर सकते हैं। जिनमें परिवर्तित हो जाएगा वो क्या होगा, वह विकारी शब्द हो जाएंगे, आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, अब ऐसे क्रिया विशेषण अव्ययी हो गया जो मैंने आपको बताया। ठीक है, जो परिणाम बोधक क्रिया विशेषण है, ऐसे क्रिया विशेषण अव्ययी के बाद में आपका संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्ययी होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, कोई भी परिवर्तन दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक में, निपात में कोई भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में क्रिया व्यापार के संचालक पर बल दिया जाता है उस वाच्य को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जिस वाक्य में क्रिया व्यापार के संचालक पर बल दिया जाता है दोस्तों, तो उस वाच्य को दोस्तों कहा जाता है क्या, आपका उसे कहा जाता है कृत वाच्य। ठीक है, अब वाच्य भी दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि एग्जाम में प्रश्न बार बार इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वाच्य क्या होता है, बोलने का विषय। ठीक है, यानी कि क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान या जो भी क्रिया के द्वारा बात कही जा रही है उसका विषय क्या है, उसका विषय कर्म है या भाव है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, वाच्य कहा जाता है। ठीक है, अब यहीं से होता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य दोस्तों मुख्यतः आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वाच्य होते हैं दोस्तों, मुख्यतः आपके 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। एक है कर्तवाच्य, दूसरा है दोस्तों कर्मवाच्य, और तीसरा क्या है, भाववाच्य है। ठीक है, और जिस वाक्य में क्रिया व्यापार के संचालन पर बल दिया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं दोस्तों क्रिया व्यापार के संचालन पर बल दिया जाता है, उस वाच्य को दोस्तों कर्तवाच्य कहते हैं। यानी कि क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, आप यह कह सकते हैं। ठीक है, जहां पर दोस्तों कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, कर्तवाच्य कहते हैं। ठीक है, ऐसे कर्मवाच्य क्या होता है, जिससे दोस्तों कर्म की प्रधानता का बोध होता है उसे बोलते हैं कर्मवाच्य। ठीक है, ऐसे दोस्तों भाववाच्य क्या होता है, जिससे भाव या व्यक्ति की क्रिया या भाव की प्रधानता का बोध होता है उसे बोलते हैं दोस्तों क्या, भाववाच्य। ये आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। वाच्य के मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और दोस्तों कौन सा, भाववाच्य। जिससे क्या होता है, कर्ता का बोध होता है वो होता है कर्तवाच्य। इससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्मली आप कह सकते हैं जिस रूप से कर्ता प्रधान होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। तो वही प्रश्न यहाँ पे भी है, जिस वाक्य में क्रिया व्यापार के संचालक, संचालक कौन होता है दोस्तों, संचालक होता है कर्ता, जो भी करता है वह संचालक होता है। तो संचालक पर बल किसमें दिया जाता है, कृतवाच्य में। अगर कर्म पर पूछता है दोस्तों कि कर्म की प्रधानता किसमें होती है, तो कर्मवाच्य में होती है, यानी कि कर्म प्रधान होता है। और वहीं भाववाच्य में क्या होता है, भाव प्रधान होता है और भाव की प्रधानता होती है। अगला हमारा प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में कर्मवाच्य कौन सा है। तो मैंने आपको कर्मवाच्य बताया था। कर्मवाच्य क्या होता है, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, सुमन द्वारा गीत सुनाया गया, सुमन ने गीत सुनाया, सुमन पुस्तक पढ़ती है, सुमन पत्र लिखती है। तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा क्या, सुमन द्वारा गीत सुनाया गया, सुमन द्वारा गीत सुनाया गया। तो ये क्या है दोस्तों, कर्मवाच्य है। ऐसे ही एक और ऑप्शन मैं बताऊं इसका उदाहरण, कि कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई। इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, कर्म की प्रधानता का। जैसे सुमन द्वारा गीत सुनाया गया तो उसने क्या किया, कर्म किया। कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई,
रोगी को दवाई दी गई, यह सभी दोस्तों आपके क्या है, कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल जो ये है, सुमन ने गीत सुनाया, तो सुमन ने गीत सुनाया, तो सुमन ने गीत सुनाया में क्या हो रहा है, इसमें कर्ता, इसमें दोस्तों कर्ता की प्रधानता हो रही है, सुमन ने सुनाया ना, तो यह इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। ऐसे सुमन दोस्तों पत्र लिखती है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, कर्तवाच्य हो जाएगा। सुमन पुस्तक पढ़ती है, ये भी क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। ये तो ये तीनों उदाहरण क्या है, कर्तवाच्य हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कर्ता की प्रधानता है, किसकी, सुमन की प्रधानता है, कि सुमन ने गीत सुनाया, सुमन पुस्तक पढ़ती है, सुमन पत्र लिखती है। जबकि सुमन द्वारा गीत सुनाया गया में क्या हो रही है, कर्म की प्रधानता हो रही है, कि सुमन ने क्या किया है, कर्म किया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता की जानकारी हो उसे दोस्तों क्या कहा जाता है। ठीक है, तो वाक्य में दोस्तों क्रिया के जिस रूप से भी कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता की जानकारी होती है दोस्तों, उसे कहा जाता है क्या, वाच्य, उसे वाच्य कहा जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, और वाच्य के तीनों भेद भी दोस्तों मैंने आपको बताई दिए हैं। अगर आप फिर से नोट करना चाहते हैं, वाच्य यानी कि बोलने का विषय, यानी कि क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा कही गई बात का विषय क्या है, कर्म है, भाव है या कर्ता है, तो उसे दोस्तों वाच्य कहा जाता है। तो वही प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता की जानकारी होती है उसे वाच्य कहा जाता है। जहाँ पे कर्ता की जानकारी होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं, जहाँ पे कर्म की जानकारी होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और जहाँ पे भाव की जानकारी होती है उसे भाववाच्य कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होता है। देखिए दोस्तों, शब्द आपके शब्दों के अलग अलग प्रकार मैंने आपको बहुत बार बताए हुए हैं, लेकिन मुख्यतः दोस्तों आप ये मानिए तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, इस टॉपिक से भी आपका उत्तराखंड के हर एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, तो तत्सम क्या होता है, तत् धन सम, यानी कि संस्कृत के समान। ठीक है, जो शब्द संस्कृत के समान ही अभी भी प्रयुक्त होते हैं और संस्कृत में भी वैसे ही प्रयुक्त होते थे, वह थे दोस्तों हमारे क्या, तत्सम शब्द। और जो अभी जिनका संस्कृत से परिवर्तित होकर भाषा के विकास क्रम में जो परिवर्तित हो गए हैं, वह दोस्तों तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि तत्सम तद्भव शब्दों के ऊपर, वर्णमाला के ऊपर, विलोम शब्दों के ऊपर मैं स्पेशली, या शुद्धि अशुद्धि के ऊपर स्पेशली टॉपिक वाइज वीडियो आपको लिए बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिकें बता दी हैं कि कैसे कैसे आपको पहचानना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जहाँ पे भी अंक की मात्रा होती है वह हमारे तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, उससे भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते थे। तो यहाँ पर दोस्तों तद्भव शब्द कौन सा पूछा गया है, अंगरक्षक, अंगुष्ठ, अमोल या फिर अंगार्य। ये तो अंगरक्षक और अंगुष्ठ ये क्या है दोस्तों, यह आपके तत्सम शब्द हैं, क्योंकि अंक की मात्रा लगी है और संस्कृत के समान ही क्या होता है, तत्सम शब्दों का उच्चारण होता है, इसलिए भी दोस्तों ये आपके क्या है, तत्सम शब्द हैं। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ में क्या है, अकार्य, अकार्य भी क्या है आपका तत्सम शब्द है। तो तद्भव शब्द कौन सा पूछा गया है दोस्तों, अमोल आपका क्या हो जाएगा, अमोल आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमोल दोस्तों आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब अमोल के तत्सम शब्द की बात करें दोस्तों, कि अमोल का तत्सम शब्द क्या होता है, तो अमूल्य होता है दोस्तों। क्या होता है, अमूल्य इसका तत्सम शब्द होता है। तो याद रखना है, अंगरक्षक, अंगुष्ठ और अकार्य ये क्या है, तत्सम शब्द हैं, और अमोल क्या है, तद्भव शब्द है। और अमोल का तत्सम क्या होता है दोस्तों, अमूल्य होता है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। अब आपके होमवर्क का क्वेश्चन है कि अंगरक्षक का तद्भव शब्द क्या होता है, अंगुष्ठ का तद्भव शब्द क्या होता है, और अकार्य का दोस्तों तत्सम शब्द क्या, मतलब तद्भव शब्द क्या होता है। ठीक है, ये तीनों ही आपको इनके तद्भव बताने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, यानी कि संस्कृत के समान, आभीर, उछाह, कोना या फिर गाहक। ठीक है, तो देखकर ही दोस्तों पता चल रहा है कि आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों क्या, आभीर। आभीर क्या होगा दोस्तों आपका, तत्सम शब्द इसमें से है। ठीक है, और वहीं दोस्तों आभीर के तद्भव शब्द की बात करें, क्योंकि आभीर क्या है, संस्कृत के समान दोस्तों यह शब्द माना जाता है, और आभीर के अगर तत्सम शब्द की दोस्तों बात करें, सॉरी आभीर के अगर तद्भव शब्द की बात करें, तो अहीर इसका क्या है दोस्तों, क्या है, अहीर इसका क्या है, तद्भव शब्द माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, अहीर क्या है, अहीर आपका तद्भव है, और आभीर दोस्तों क्या है आपका, तत्सम शब्द है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आभीर क्या है आपका, तत्सम शब्द है। ठीक है, और वहीं उछाह, कोना और गाहक ये क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द हैं। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों कोना की बात करें, तो कोना का तत्सम शब्द क्या होगा। ठीक है, और कोना तो वैसे दोस्तों आप कोने को आप देश शब्द भी मान सकते हैं। ठीक है, एक हिसाब से, लेकिन कोने का जो तत्सम होता है वो होता है कोण। कहते नहीं, प्राचीन संस्कृत में इसे बोलते थे कोण, तत्सम क्या होता है, कोण होता है, और तद्भव क्या हो जाता है दोस्तों आपका, इसका तद्भव हो जाता है क्या, कोना। याद रखना है आपको। ठीक है, ऐसी दोस्तों उछाह की बात करें अगर, कि उछाह आपका क्या है, उछाह आपका तद्भव शब्द है, तो उछाह का तत्सम क्या होता है, तो उछाह का तत्सम होता है दोस्तों क्या, उत्साह। क्या होता है, उत्साह इसका तत्सम होता है। ठीक है, ऐसे दोस्तों गाहक की बात करें, तो गाहक भी क्या है आपका, गाहक आपका तद्भव शब्द है, तो गाहक का तत्सम शब्द क्या होता है, ग्राहक होता है। क्या होता है, ग्राहक होता है। याद रखना है दोस्तों, ग्राहक तत्सम है, तद्भव है गाहक,
कौन तत्सम है, तद्भव है कोना। और आभीर दोस्तों क्या है, तत्सम है, और इसका जो तद्भव होता है वो होता है आदिर। और उछा क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम होता है दोस्तों क्या, उत्साह। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समरूपक भिन्नार्थक है, यानी कि रूप में दोस्तों जिनका अर्थ अलग है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है, दो शब्द क्या होते हैं दोस्तों, एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो पूछा गया है कि कौन सा युग्म इसमें ऐसा है जो समरूपी भिन्नार्थक है, ठीक है, यानी कि रूप में समान लग रहा है लेकिन क्या है, भिन्न भिन्न है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री और स्त्री ये क्या है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, क्योंकि स्त्री का शब्द का प्रयोग होता है स्त्री, ठीक है, यह प्रेस के लिए होता है, जबकि स्त्री जो होती है वह महिला होती है, ठीक है। ऐसी दोस्तों सूर्य और सूरज क्यों नहीं है, क्योंकि सूर्य और सूरज दोस्तों एक ही होते हैं, ठीक है। और नरपति और नरपति भी क्यों नहीं है, क्योंकि नरपति और नरपति दोस्तों दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं, ठीक है। और नरपति का मुख्यतः अर्थ क्या होता है, राजा। राजा, नरपति भी राजा के लिए प्रयुक्त होता है और नृपति भी दोस्तों राजा के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो इसका अर्थ भी क्या है, राजा राजा है, इसलिए यह समरूपी भिन्नार्थक नहीं है। ऐसे दोस्तों मनुज की बात करें कि मनुज का अर्थ क्या होता है, तो मनुज का अर्थ होता है मनुष्य, और मनुजात का अर्थ भी क्या होता है, मनुष्य होता है। तो इन दोनों का अर्थ मनुष्य होता है। नृपति नृपति दोनों का अर्थ राजा होता है। सूर्य और सूरज दोनों का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है। और स्त्री इन दोनों का अर्थ अलग होता है। स्त्री मतलब क्या होता है, प्रेस, जो आप प्रेस करते हैं, और वहीं स्त्री जो होता है वह महिला के लिए प्रयुक्त होता है। तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द में दोस्तों आपको याद रखना है, यह टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत बार एग्जामिनर दोस्तों जो आपसे प्रश्न पूछता है ना कि इसका शर्त इस शब्द का अर्थ क्या होगा, तो आपको यह याद रखना है कि कपड़े जो करने की प्रेस होती है उसे स्त्री कहा जाता है, ये वाला स्त्री, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों वही है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समरूप होते हुए भी भिन्नार्थक नहीं है। इससे पहले मैं पूछा था कि कौन सा भिन्नार्थक है, अब पूछ रहा है कि समरूप होते हुए भी भिन्नार्थक नहीं है, किसका अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है। यह दोस्तों पूछ रहा है अंक अंग, अंतर अंदर, वायु वात और अनिल अनिल, ठीक है। तो वायु और वात यह दोस्तों क्या है, दोनों क्या है, भिन्नार्थक नहीं है, क्योंकि क्या है, वायु मतलब भी हवा होती है और वात मतलब भी हवा होती है, दोनों का अर्थ दोस्तों क्या है, सेम है, इसलिए यह भिन्नार्थक नहीं है। जबकि अंक और अंग अलग अलग है, अंतर और अंदर अलग अलग है, अनिल और अनल अलग अलग है। आप देखिए अनिल क्या होता है दोस्तों, अनिल होती है हवा, अनिल क्या होती है, हवा होती है। जबकि अनल दोस्तों क्या होता है, अनल आपका क्या होता है, आग होता है। तो अलग अलग हो गया, अनिल हवा का हो गया या वायु का हो गया, और अनल क्या होता है, आग का होता है, ठीक है। ऐसी बात करें अंक की दोस्तों, तो अंक क्या होता है, अंक का अर्थ होता है आपका क्या, संख्या। अंक का अर्थ क्या होता है, संख्या। और अंग क्या होता है, हमारे शरीर का कोई भाग। तो ये भी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ऐसे अंतर की बात करें तो अंतर क्या होता है, दो वस्तुओं में अंतर, यानी कि जो डिफरेंस है। और अंदर क्या होता है, घर के अंदर। तो ये भी दोनों अर्थ अलग अलग हैं। तो इसीलिए दोस्तों कौन सा भिन्नार्थक नहीं है पूछा गया है, तो वायु और वात दोस्तों भिन्नार्थक नहीं है, क्योंकि दोनों का अर्थ ही वायु होता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, यह अनेक शब्दों पर एक शब्द वाला शब्द है। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है, तो जिस पर भी किसी काम का उत्तरदायित्व हो, तो उत्तरदायित्व हो उसके लिए दोस्तों वाक्य के लिए आपका एक शब्द होता है उत्तरदायी। याद रखना है, उत्तरदायित्व हो जिसके पास भी वह उत्तरदायी होता है, ठीक है। अब ऐसे दोस्तों उत्तराधिकारी की बात करें कि उत्तराधिकारी कौन होता है, ठीक है। तो उत्तराधिकारी कहते नहीं है यह राजा का उत्तराधिकारी होगा, ठीक है। तो उत्तराधिकारी किसे कहते हैं, जो राजा के बाद में उसका पुत्र बनता है, डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि वह उसका क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है, ठीक है। यानी कि संपत्ति का जो स्वामी होता है, संपत्ति के स्वामी के लिए एक शब्द का प्रयोग करो आएगा, तो वहाँ पे उत्तराधिकारी हो जाएगा, ठीक है। उच्चाधिकारी यानी कि जो आपका उच्च अधिकारी होता है किसी भी विभाग में, वह उच्चाधिकारी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जिसके पास में भी किसी काम का उत्तरदायित्व होता है उत्तरदायी। अगला प्रश्न वही है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, राजा, सब, पक्ष या फिर स्वामी। पूछा गया है कि कौन सा आपका तत्सम शब्द नहीं है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सब, सब आपका क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द नहीं है। सब क्या है दोस्तों, सब आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। अब अगर सब के तत्सम की बात करें कि सब का तत्सम क्या होगा दोस्तों, तो सर्व होता है। क्या होता है, सर्व होता है, ठीक है। सबका तत्सम क्या होता है, सर्व होता है। राजा क्या है, यह भी तत्सम शब्द है। पक्ष क्या है दोस्तों, यह भी तत्सम शब्द है। और स्वामी दोस्तों क्या है, स्वामी भी आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। अब दोस्तों अगर स्वामी के तद्भव शब्द की बात करें, क्योंकि ये जो प्रश्न है दोस्तों, अगर एग्जाम में कोई भी उदाहरण आ गया है तो उसका आपको तद्भव और तत्सम दोनों ही पता होना चाहिए कि उसका आपका तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है, ठीक है। तो स्वामी का तत्सम वैसे दोस्तों साईं माना जाता है, ठीक है। साईं या पति कहा जाता है, ठीक है। स्वामी का तत्सम क्या होता है, पति होता है, ठीक है। ऐसी बात करें दोस्तों, सॉरी, स्वामी का जो तद्भव होता है वह क्या होता है, पति होता है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं। ऐसी बात करें दोस्तों पक्ष की, ठीक है, कि पक्ष का आपका तद्भव क्या होगा, ठीक है। तो अगर पक्ष के तद्भव की बात करें तो पंख होता है, ठीक है। पक्ष का तद्भव क्या होता है, पंख होता है, ठीक है। और वही राजा दोस्तों, राजा की बात करें तो राजा भी आपका क्या है, तत्सम शब्द होता है, ठीक है। और राजा के तद्भव की बात करें
बहुत बार आपको राजा तद्भव के रूप में भी देखने को दोस्तों मिलेगा, लेकिन राजा क्या होता है, मुख्यतः आपका तत्सम शब्द होता है। और इसका तद्भव कुछ लोग राय को मानते हैं, किसको, राय को, ठीक है। और कुछ किताबों में आपको राजा भी तद्भव मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों सब क्या हो जाएगा, आपका तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है, सर्व होता है। अगला प्रश्न वही है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, खेत, किसान, कान या फिर वायु। तो वायु दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगा आपका, यह तद्भव शब्द नहीं है, यह तत्सम शब्द है। और वायु का तद्भव क्या होता है दोस्तों, हवा वायु का दोस्तों क्या होता है, तद्भव होता है। कान क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है, ठीक है। कर्ण क्या होता है, कान का तत्सम होता है, ठीक है। ऐसे दोस्तों खेत की बात करें कि खेत का तत्सम क्या होता है, तो खेत का दोस्तों जो तत्सम शब्द होता है क्षेत्र, क्या होता है, क्षेत्र होता है, ठीक है। ऐसे किसान की बात करें दोस्तों, तो ये आपके लिए होमवर्क है कि किसान का दोस्तों क्या होता है, तत्सम शब्द क्या होता है, ये आपका होमवर्क है। चलो मैं ही बता देता हूँ, कृषक होता है, ठीक है। क्या होता है, कृषक होता है। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं, तभी एग्जाम में कुछ हो पाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से योगऋण शब्द कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि योगऋण शब्द दोस्तों क्या होते हैं, ठीक है। तो योगऋण शब्द आपका इसमें से दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से पंकज हो जाएगा, ठीक है। पंकज आपका क्या हो जाएगा, योगऋण शब्द हो जाएगा। अब सबसे पहले बात आती है कि योगऋण शब्द दोस्तों होते क्या हैं, ठीक है। मुख्यतः दोस्तों वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, परंतु किसी विशेष अर्थ के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, वह दोस्तों योगऋण शब्द होते हैं। जैसे कि पंकज, पंकज यानी कि पंक धन जौ, पंक यानी कि कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। तो पंकज क्या हो रहा है, दो शब्दों से मिलकर बना है, पंक धन जौ से मिलकर बना है। लेकिन दोस्तों इसका जो प्रयोग हो रहा है वह किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, वह दोस्तों योगऋण शब्द होता है, पंकज यानी कि कमल। और बहुब्रीही समाज के आपके जितने भी उदाहरण है, जैसे कि लंबोदर लंबा है उधर, जिसका इस भगवान गणेश, दशानंद 10 है, आनंद जिसके अर्थात रावण। तो यह सभी दोस्तों आपके क्या है, यह सभी आपके योगऋण शब्द हैं, ठीक है। यह सभी आपके योगऋण शब्द हैं। और यौगिक शब्द क्या होता है, योगऋण शब्द क्या होता है, सरल शब्द क्या होते हैं, इसके लिए दोस्तों मैंने विशेष वीडियो बनाई हुई है शब्द वाली, वो वीडियोज आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योगऋण शब्द, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इस टॉपिक से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। स्रोतों के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, परिवर्तनीयता के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ये सारे टॉपिक्स दोस्तों अलग अलग इंपॉर्टेंट रहते हैं अलग अलग एग्जाम के लिए। तो ये टॉपिक आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लें, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप कर लें, ठीक है। ऐसे यौगिक शब्द क्या होता है, जो दो अलग अलग शब्दों के योग से बनता होता है, वह यौगिक होता है, ठीक है। ये भी सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। और ऋण शब्द क्या होता है दोस्तों, जो मूल शब्द होता है, ठीक है, यानी कि जिसको दो रूपों में नहीं तोड़ा जा सकता है, जिसके अलग अलग अर्थ नहीं किए जा सकते हैं, वह ऋण शब्द होता है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है। तो अर्वाचीन का दोस्तों विलोम शब्द होता है दोस्तों क्या, प्राचीन। क्या होता है, प्राचीन होता है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य वाला, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। आपने अपनी अपनी कविता स्वयं आप पढ़कर सुनाई, उसे मृत्युदंड की सजा मिली, विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो देखते ही दोस्तों पता चल रहा है ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसमें से शुद्ध वाक्य क्या, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं पैदल चलने का अभ्यस्त हूँ, इस विद्यालय में 500 छात्र हैं, लड़के और लड़कियां कक्षा में पढ़ रही हैं, फूलों की एक माला ला दीजिए। तो दोस्तों इसमें आपका जो अशुद्ध वाक्य होगा वह होगा लड़के और लड़कियां कक्षा में पढ़ रही हैं नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। पढ़ रहे हैं, क्या होगा, पढ़ रहे हैं होगा, ठीक है। और बाकी सब सही है, ठीक है। अशुद्ध पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी आपका अशुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घाट घाटी का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है। जैसे आप लोग भी मजाक मजाक में कहते हैं, तुझे क्या पता, तू मेरे बारे में जानता है क्या, मैंने तो घाट घाट का पानी पिया है। घाट घाट का पानी पीना यानी कि बहुत प्रकार के अनुभव होना, क्या, बहुत प्रकार के अनुभव होना। अगला प्रश्न है, काठ मार जाना मुहावरे का सही अर्थ है। कहते नहीं यार कि मेरा काठ मार गया, मतलब हो गया भाई, सब खत्म हो गया, कि मैं संकट में पड़ गया हूँ, ठीक है। काट मार जाना का मतलब क्या होता है, संकट में पड़ जाना। कहते नहीं काट मार गया यार, क्या बताऊँ, बहुत परेशान हूँ, तो हमारी के संकट में पड़ जाना। अगला यह प्रश्न देखिए, हाल ही के एग्जाम में पूछा भी गया है, सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। ना तो भाई सावन हरा है, न ही भादो सूखा है, यानी कि क्या होता है, सदा एक जैसा माहौल बना रहने की, सदा एक सी दशा जब होती है तो वहां पर कहा जाता है कि सावन हरे न भादो सूखे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कु उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, यानी कि जिसमें कु उपसर्ग नहीं है। कुपात्र, कुसुम, कुख्यात या कुतर्क, ठीक है। तो कुपात्र में कु दोस्तों क्या है, उपसर्ग है, पात्र मूल शब्द है। कुख्यात में कु दोस्तों क्या है, उपसर्ग है, और ख्यात दोस्तों मूल शब्द है। कुतर्क में कु दोस्तों उपसर्ग है, तर्क आपका मूल शब्द है। जबकि जो दोस्तों कुसुम है ना, यह कु उपसर्ग रहित शब्द है, ठीक है। कु उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है दोस्तों, यह आपका कुसुम हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो शब्द के पहले या किसी भी शब्द के पहले लगकर जो, या पूर्व में लगकर जो उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और जो अंत में लगते हैं या पीछे लगते हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं, प्रत्यय कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है
यज्ञशाला में कौन सा समास है? तो यज्ञशाला यानी कि यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। यज्ञ के लिए शाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष में भी कौन सा भाग होगा? संप्रदान। संप्रदान को के लिए होता है, तो यज्ञ के लिए शाला, इसका दोस्तों समास विच्छेद हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि किस में प्रथम पद प्रधान होता है, द्वितीय पद गौड़ होता है, जिसमें प्रथम पद गौड़ होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है, जिसमें प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, वह होता है दोस्तों क्या? द्विगु समास। बहुब्रीहि समास में क्या होते हैं कि दोनों ही आपके जो पद होते हैं वह क्या होते हैं? दोनों ही पद आपके क्या होते हैं? गौड़ होते हैं। ठीक है, दोनों ही पद आपके अलग अलग होते हैं, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे दोस्तों अगर तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? आपका पूर्व पद तो क्या होता है? गौड़ होता है, जबकि उत्तर पद दोस्तों आपका क्या होता है? प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जो पूर्व पद होता है दोस्तों वह आपका क्या होता है? प्रधान होता है, और जो दूसरा पद होता है दोस्तों, पश्च पद होता है, वो क्या होता है? गौड़ होता है। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि बहुत बार दोस्तों इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको समास क्या होता है यह पता होना चाहिए कि समास मुख्यतः होता क्या है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक शब्दों में से आप ये कह सकते हैं कि सम धन आज से मिलकर ये बना होता है समीप, यानी कि सम का अर्थ इसमें से होता है दोस्तों समीप, और अस का अर्थ दोस्तों क्या होता है? बैठना होता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द बनाने की विधि या जो क्रिया होती है उसे दोस्तों समास कहा जाता है। ठीक है, और इस विधि से जो नए पद बनते हैं उसे दोस्तों समास कहा जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द बनाने की जो विधि होती है दोस्तों वह हमारी समास कहलाती है। ठीक है, अब दोस्तों समास की बात आती है कि समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और समास में जो पूर्व पद और पश्च पद का जो कॉन्सेप्ट है, या पूर्व पद या उत्तर पद का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, जिसमें दोनों ही पद दोस्तों क्या होते हैं? प्रधान नहीं होते हैं, यानी कि अप्रधान होते हैं, वह होता है दोस्तों क्या? बहुब्रीहि समास। जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं वह होता है दोस्तों क्या? द्वंद्व समास। ऐसे दोस्तों आपका तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जो आपका तत्पुरुष समास है दोस्तों, इसमें आपका क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता, सॉरी पूर्व पद दोस्तों गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें अव्ययी भाव समास की, तो अव्ययी भाव समास की बात करें तो इसमें पूर्व पद दोस्तों क्या होता है? अव्ययी होता है। ठीक है, किसी प्रकार का अव्यय जो होगा वह आपका पूर्व पद होता है। ठीक है, यानी कि पूर्व पद अव्ययी होता है और अव्यय की ही प्रधानता बताई जाती है, जैसे कि अनु, आ, प्रति, इस प्रकार के। इसमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर विभेद नहीं होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद यानी कि द्वितीय पद प्रधान होता है और प्रथम पद क्या होता है? गौड़ होता है। यह प्रश्न हाल ही के एग्जाम में भी पूछा गया है। और जो दोस्तों जितने भी हमारे जो मतलब कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, जो भी विभक्तियां हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, ठीक है, यह सब कुछ दोस्तों आपके क्या होते हैं? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऐसे ही कर्मधारय समास में क्या होता है दोस्तों कि कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है वह विशेषण होता है और दूसरा पद दोस्तों क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। द्विगु समास में क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, और ऐसी बात करें द्वंद्व समास की तो दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। ठीक है, और दोनों पदों के बीच में और या का प्रयोग होता है। और बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी दोस्तों डिटेल्स में बहुत चीज़ें इनके बारे में बताने के लिए, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है? चित्र, लोक, मृत्यु या फिर विषाद। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका जो मृत्यु है ना, मृत्यु आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मुख्यतः हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं। ठीक है, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है दोस्तों क्या? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो स्त्रीलिंग क्या होता है? इससे स्त्री जाति का बोध होता है, यानी कि स्त्री जाति का बोध कराने वाला जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है और पुरुष जाति का बोध कराने वाला जो होता है वह पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों चित्र, लोक और विषाद, यह तीनों क्या है? यह तीनों पुल्लिंग हैं। ठीक है, यानी कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं। कि मृत्यु जो है दोस्तों यह स्त्री जाति का बोध कराती है, इसलिए यह दोस्तों क्या है? स्त्रीलिंग है। यह दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने के दोस्तों कई सारे नियम हैं, यह आप किताबों में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। जैसे कि जो माता है हमारी, रानी है और गाय है, यह सभी दोस्तों क्या होता है? स्त्रीलिंग में इनका प्रयोग किया जाता है। पिता, और ये इनका प्रयोग दोस्तों पुल्लिंग में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा चित्र, ये लोक, विषाद, ये भी पुल्लिंग है। अगला और आज का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो संज्ञा आपको बताइए कि जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि या जाति का बोध होता है वह संज्ञा होती है। ठीक है, अब संज्ञा भी अलग अलग प्रकार की होती है। जिससे व्यक्ति स्थान का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्ति का बोध होता है। जिससे भाव का बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो बुढ़ापा में क्या हो रहा है दोस्तों? बुढ़ापा में क्या होता है? बुढ़ापे का भाव पता चल रहा है। ठीक है, तो
ये क्या हो जाएगी दोस्तों, यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, बुढ़ापे में कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से आप ये कह सकते हैं कि पदार्थों की अवस्था हो गया, गुण हो गया, दोष हो गया, भाव हो गया, दशा हो गया, धर्म आदि का बोध होता है, वह भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, थकाई, थकावट, यह सभी दोस्तों क्या आपके, यह सभी दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसी संज्ञा दोस्तों क्या होती है, क्योंकि संज्ञा टॉपिक से एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये डेफिनेशन आप सभी लोगों को बताओगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दोष आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यह डेफिनेशन हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब मुख्यतः आगे बात आती है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा दोस्तों अलग अलग किताबों में आपको संज्ञा के अलग अलग भेद देखने को मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः संज्ञा के दोस्तों 5 भेद माने जाते हैं। वह 5 भेद कौन कौन से हैं दोस्तों, वह है आपका दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जिससे व्यक्ति का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, जैसे कि राम, श्याम, टेबल, कुर्सी, कार। ठीक है, जिससे जाति का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा होगी, जैसे कि लड़का, लड़की, नदी, पर्वत, हिमालय। ठीक है, क्योंकि यह इसकी जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे दोस्तों आपका द्रव्यवाचक होता है, जिससे कि सामग्री आदि का बोध होता है। ठीक है, गेहूँ, चावल, घी हो गया। ठीक है, ऐसी समूहवाचक संज्ञा होती है दोस्तों, जिसमें समूह का बोध होता है। सेना हो गया, पुलिस हो गया, पुस्तकालय हो गया, परिवार हो गया। ऐसी दोस्तों भाववाचक संज्ञा होती है, इससे भाव का बोध होता है। बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, हर्ष, यौवन, बालपन, मोटापा, यह सभी दोस्तों क्या हैं, आपके संज्ञा के प्रकार है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की महत्वपूर्ण वीडियो। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, और मैंने क्वेश्चन को दोस्तों आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। अब दोस्तों आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि हिमालय में कौन सी संज्ञा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी किसी भी एक ही चीज़ का बोध हो रहा है, वह दोस्तों क्या होती है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो हिमालय में भी दोस्तों आपकी क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। ठीक है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब बताना है आपको पर्वत में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, पर्वत में कौन सी संज्ञा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।